Assalamu alaikum everyone. Today the topic of my presentation is about the valuation techniques, and my name is Bemisa Noor, and my partner which present the other part of presentation is Sadia Shabir. First of all, we discuss about the valuation technique. What is valuation technique? The valuation technique is a way to figure out how much something is worth. Means कि वैल्यूएशन टेक्निक ये होती है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू क्या है, वो कोई घर है, वो कोई कार है, या वो कोई बिजनेस है, एक स्पेसिफिक मेथड को यूज़ करके, एक इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. दिस इज़ द वैल्यूएशन टेक्निक इन सिंपल वर्ड्स. The next slide is about the valuation techniques in strategic finance. कि strategic finance के अंदर valuation techniques क्या होती हैं. strategic finance में valuation techniques वो methods होते हैं जो यूज़ करते हैं कि एक बिजनेस की क्या वैल्यू उसको डिटरमिन करने के लिए एक प्रोजेक्ट या फिर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, जो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हम ले रहे हैं, तो उसमें कौन से ये एक मेथड उसको यूज़ करके हम लोग उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि क्या हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो हम बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या वो इतना वैल्यूएबल होगा इन फ्यूचर के नहीं. उसको हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हम मेथड को यूज़ करते हैं. और ये जो टेक्निक होती हैं ये हेल्प करती हैं कंपनीज़ को डिसाइड करने के लिए कि हमें एक नया प्रोजेक्ट है तो उसमें हमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए. उसके बाद कि एक कंपनी की जो है वो कितनी वर्थ है, जो हम लोग बाय या सेल कर रहे हैं, कि एक कंपनी है जो हम लोगों ने उसको बाय करना है, उसको खरीदना है, या फिर हमने उसको बेचना है, तो उसकी क्या वैल्यू होगी, उसकी वर्थ क्या है, तो हम उसको लेंगे तो इन फ्यूचर वो हमें जो है वो प्रॉफिट जनरेट करके देगी, या जो उनके फ्यूचर गोल्स हैं या उनको ग्रोथ देगी कि नहीं. और उसके बाद है कि वैल्यू ऑफ एसेट क्या है, कि जो उन लोगों ने एक कंपनी खरीदनी है या बाय करनी है, सॉरी, तो उसमें जो है वो किस तरह से होगा कि उनकी एसेट की वैल्यू क्या है, उसको भी ये मेथड यूज़ करके हम लोग ये चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं, जो कि कंपनीज जो है इस चीज़ से इसकी हेल्प लेती हैं टेक्निक से. देन वी डिस्कस अबाउट द टेक्निक्स, द वैल्यूएशन टेक्निक्स. I'll discuss about the three techniques that are used in our slides. The first one is discounted cash flow. अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो वो होता है कि जो हमारी एस्टिमेट वैल्यू हम लोगों ने ली होती है, जो हमारे प्रेजेंट में जो हमारे कैश फ्लोज होते हैं उनको हम एस्टिमेट करके उनके अंदर हम लोग जो है वो मेथड यूज़ करके उसको एवेलुएट करके हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं कि हमारा फ्यूचर में कितना कैश फ्लो होगा. हम लोग उस चीज़ को करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं. And the second one is comparable evaluation. Comparable evaluation is about the comparing the business to similar ones in the market. कि जो आपके रिलेटेड, जो आपसे सिमिलर हैं, जो आपसे सिमिलर मार्केट्स हैं, उनके साथ आपने अपना जो कैश फ्लोज हैं या आपका जो डाटा है, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनके साथ आप कंपेयर करते हो, अपने बिजनेस को उनके साथ कंपेयर करते हो, देन एवेलुएट करके आप अपनी मार्केट की पोजीशन या फिर आप वैल्यू को एवेलुएट करते हो. देन डिसाइड टू कि आपने उसको बाय करना है या सेल करना है, या आप जो चीज़ खरीद रहे हो उसमें क्या उसकी वैल्यू है और इन फ्यूचर क्या वैल्यू होगी. देन द थर्ड वन इज़ अबाउट द एसेट बेस्ड वैल्यूएशन. एसेट बेस्ड वैल्यूएशन ये होती है कि आप कैलकुलेट करते हो वैल्यू ऑफ एसेट्स. ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट्स कैलकुलेट करते हो, लेकिन उसमें जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कैलकुलेट आप नहीं करते. उसकी लाइबिलिटीज़ को आप रिमूव करके देन आप उसकी कैलकुलेट करते हो उनके एसेट की वैल्यू, कि एक कंपनी जो हम खरीद रहे हैं तो उसमें उसकी क्या एसेट्स की वैल्यू है उसकी. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि वैल्यूएशन टेक्निक या वैल्यूएशन करना क्यों इम्पॉर्टेंट क्यों है, एक बिज़नेस के लिए या कंपनी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. इसमें 3 स्टेप्स डिफाइन किए गए हैं. द फर्स्ट वन इज़ मेकिंग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स. अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हो. स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स
कि आप पहले उसको प्रिडिक्ट करते हो, देन आप एक मेथड यूज़ करते हो ना, वैल्यूएशन टेक्निक यूज़ करते हो, देन आप उसको चेक करते हो कि ये जो हम लोग खरीद रहे हैं इस कोई भी कंपनी, तो हम लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, या हमें कितना वो जो है वो फ्यूचर में हमारी ग्रोथ होगी, या हमारे लिए कितना वो फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज़ अबाउट द मर्जर एंड एक्विजिशन। जब आपने कोई भी कंपनी बाय करनी है या फिर सेल करनी है, तो आप उसमें चेक करते हो कभी आपने किसी कंपनी के साथ मर्ज होना है या उसको एक्वायर करना है। जैसे हम लेटर ऑन हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जब फेसबुक ने एक्वायर किया था इंस्टाग्राम को, तो उसमें वो कौन सी टेक्निक्स यूज़ हुई थी। तो उन लोगों ने फेसबुक ने भी यही चीज़, मार्क ज़करबर्ग ने भी यही चीज़ एवेलुएट की थी कि कैसे जो है वो, जब हमने एक्वायर करना है तो हम लोगों ने कौन सी ऐसी जो है वो हम लोग इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे और कौन सी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करेंगे, देन हम डिसाइड करेंगे कि हम लोगों ने वो कंपनी बाय करनी है कि नहीं करनी है, ओके, रिक्वायर्ड भी करनी है कि नहीं करनी है। देन दी सेटिंग स्टॉक प्राइसेस। अब सेटिंग स्टॉक प्राइसेस हम लोग उसको चेक करेंगे कि स्टॉक प्राइसेस उसकी क्या हो सकती हैं। स्टॉक ये स्टॉक मार्केट में होती हैं स्टॉक प्राइसेस, और स्टॉक मार्केट वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो शेयर्स होते हैं ना, वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी के जो होते हैं ना वो ट्रेड किए जाते हैं, ओके। व्हाट इज़ कंपनी वैल्यूएशन। कंपनी वैल्यूएशन क्या होती है? कंपनी वैल्यूएशन ये होती है कि आपने जो आपका ओवरऑल बिजनेस है, आपने उसको एस्टिमेट करना है कि इसकी क्या फ्यूचर में वैल्यू होगी, ओके। कि एक बिजनेस है उसमें आप मेथड यूज़ करके ना, जैसे आप मेथड यूज़ करोगे कि मार्केट वैल्यू उसकी, उसके इनकम बेस्ड जो है वो, या फिर एसेट बेस्ड अप्रोचेज यूज़ करके देन आप उसको अवेलुएट या एस्टिमेट करोगे कि हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे कि जो इनने DCF बताया हुआ इसमें इनकम बेस्ड में, कि DCF क्या होता है। DCF ये होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ओके। एसेट एवेल्युएशन इज ऑल अबाउट दी इंडिविजुअल एसेट्स, लाइक जो हमने कंपनी बाय करनी है या फिर हम लोगों ने सेल करनी है, तो हम उसकी जो भी उसकी प्रॉपर्टी है या जो भी इसमें इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उसको हम लोगों ने मेथड्स को यूज़ करके, जैसे मेथड आपने कॉस्ट अप्रोच यूज़ की, मार्केट अप्रोच यूज़ करके, इनकम अप्रोच आप यूज़ करके, तो उसको एवेलुएट करते हो कि उसकी एसेट की वैल्यू क्या है और इन फ्यूचर वो क्या एसेट की वैल्यू होगी। जैसे कि नेक्स्ट हम लोग जो डिफ़ाइन करेंगे, जो एक्सप्लेन करेंगे केस स्टडी इज़ अबाउट दी व्हेन फेसबुक एक्वायर्ड दी इंस्टाग्राम। तो उसमें ये है कि उन लोगों ने उसका एसेट को यूज़ किया था, और उनके एसेट्स ये थे कि उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे इंस्टा के, तो उसकी बेस पे भी उन लोगों ने एवेलुएशन की थी। देन कि उन्होंने डिसाइड किया था, कुछ ये भी मेथड्स थे कि उन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग उसको एक्वायर करेंगे। देन व्हाट इज़ द डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो वो होता है जो हमारे जो प्रेजेंट जो हमारे पास कैश फ्लोज होते हैं उनकी वैल्यूज़ को एवेलुएट करके हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्शंस करते हैं कि फ्यूचर में हमारी क्या वैल्यूज़ होंगी, या क्या हमारी कंपनी की जो है वो उसकी एक वैल्यू होगी, ओके। उसमें यह है कि जो DCF है वो क्या कैलकुलेट करता है, वो कैलकुलेट करता है कि जो आज की जो वैल्यू है वो फ्यूचर के कैश फ्लोज में क्या उसकी वैल्यू होगी, कि आप उसके रिस्क को भी एडजस्ट करके ना कैश फ्लोज में फिर आप देखते हो कि क्या हमारे पास जो है ना वो फ्यूचर में वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद है कंपैरेटिव कंपनी एनालिसिस, ओके। और जो कंपैरेटिव कंपनी एनालिसिस है वो क्या होता है? जो जो कि नेक्स्ट जो केस स्टडी है उसमें भी कंपैरेटिव कंपनी एनालिसिस यूज़ किया गया, उन लोगों ने ये वाली टेक्निक यूज़ की है। ये क्या था, ऐसा मेथड होता है जो कि आप लोग एक कंपनी यूज़ करती है कि कंपेयर करती है अपनी जो सिमिलर कंपनीज होती हैं ना उनके फाइनेंशियल रेशियोज के साथ कंपेयर करती है, ठीक है। इसमें जो कुछ उसके एनालिसिस है उसमें प्राइस टू अर्निंग आ जाता है, इंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA आ जाता है, फिर प्राइस टू बुक आ जाता है। जो प्राइस टू अर्निंग है ना उसमें ये है कि आप कंपेयर करते हो अपनी स्टॉक प्राइस को विद कंपनीज अर्निंग, कि आपकी कंपनी की कितनी अर्निंग है, फिर आप उसको कंपेयर कर देते हो अपनी स्टॉक प्राइस के साथ, ठीक है। तो जो स्टॉक प्राइस पर शेयर है उसको आप डिवाइड कर देते हो अर्निंग पर शेयर के साथ, ओके। उसके बाद जो हमारे पास प्राइस टू बुक वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आप कंपेयर करते हो कि स्टॉक प्राइस विद देयर बुक वैल्यू, ठीक है,
कि स्टॉक प्राइस की बुक वैल्यू के साथ आप उसको कंपेयर करते हो, उसको जो मार्केट प्राइस होती है पर शेयर उसको आप डिवाइड कर देते हो बुक वैल्यू पर शेयर के साथ। और जो हमारे पास बुक वैल्यू होती है वो क्या होती है? बुक वैल्यू होती है कि जो टोटल एसेट्स हैं उनको जब हम माइनस कर देते हैं टोटल लाइबिलिटीज से, और उसको जब आप डिवाइड कर देते हो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो आपकी जो है वो बुक वैल्यू जनरेट हो जाती है। ओके, तो उसमें ये है कि अगर आपकी जो एक से जो है ना वो कम है वैल्यू, ठीक है, तो उसकी जो है ना वो स्टॉक जो होगा ना वो अंडर वैल्यू हो सकता है आपका, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं जो शेयर प्राइस है वो आपकी है $50, ओके, और जो आपकी बुक वैल्यू पर शेयर है वो आपकी है $25, ओके। तो आप जब 50 को डिवाइड करोगे 25 के साथ तो आपकी 2 आ जाएगी, वैल्यू जनरेट होगी। तो आपके जो है जो 2 है वो आपके लिए जो है ना वो उसके एक से ऊपर आई है ना तो वो अवर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, जो आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू आई है। ओके, उसके बाद मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू होती है ना ये आपको ये बताती है कि आपने जो कंपनी बाय करनी है, ठीक है, जो आपने ये एक्वायर करनी है जो कंपनी, वो कितना आपको उससे ऊपर जितनी उसकी वैल्यू है ना कि आप उसको इतने इतने में खरीदोगे, उसकी वैल्यू वो बताती है कि कितने से ज़्यादा आप खरीदोगे। जैसे उनने बताया कि 2 इसकी वैल्यू है 50/25, तो जो 2 है ना तो आप 2x पे करोगे, मतलब आप 2x पे करने के लिए रेडी होगा। हमने हमने एक्वायर करना है कंपनी को, तो हम लोगों ने जैसे फेसबुक ने एक्वायर किया इंस्टा को, तो इंस्टा को जब एक्वायर किया तो उन लोगों ने 2x पे किया, मतलब उससे डबल पे किया। ये एज एन एग्जांपल है, लेकिन उनने जो यूज़ की थी वो उन लोगों ने और ज़्यादा यूज़ किया था कि इतना हम लोगों ने पे किया। मैंने एग्जांपल बता रही हूँ कि 2x मतलब हम उसमें अगर यूज़ करें तो। ओके, देन उसके बाद है हमारे पास प्राइस टू बुक। ओके, प्राइस टू बुक, उसमें ये है कि ओके ये तो डिफाइन कर दिया प्राइस टू बुक। इसके बाद है इंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है? इंटरप्राइज वैल्यू ये होती है कि आपने जो कंपनी की ओवरऑल वैल्यू होती है ना वो आप ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करते हो। जो आप लोगों ने एस्टिमेट करनी है कि यूज़र की वैल्यू क्या है या ब्रांड बेस्ड वैल्यू क्या है इसकी, ठीक है। जो केस स्टडी यूज़ की गई है वो ये है कि जब फेसबुक ने एक्वायर किया था इंस्टाग्राम को, तो जो फेसबुक है वो February 4, 2004 में मार्क जकरबर्ग ने जो है वो बनाई थी। और ये एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग ठीक है सर्विस वेबसाइट है जो कि फेसबुक के थ्रू जो है फेसबुक इंक के थ्रू जो है वो रन की जा रही है। ओके, और जो इंस्टाग्राम था वो फाउंड मतलब जो बनाया गया था वो केविन एस्ट्रॉम और माइक क्रीगर ने 2010 में बनाया था। और ये जो लॉन्च हुआ था ना ये हुआ था इस बेस पे कि फ़ोटो शेयरिंग के लिए फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन के तौर पे इसको बनाया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज थी मोबाइल डिवाइसेस के लिए जो मोबाइल डिवाइसेस वगैरह यूज़ करते थे। उसके बाद जो मार्क जकरबर्ग है उसने 2012 में डिसाइड किया था कि मैं इंस्टाग्राम को एक्वायर करूँगा। और जो है ना वो उसके जब उसने एक्वायर करना था तो तब उसके जो इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स हम कह सकते हैं वो थे यूज़र्स थे, वो थे 30 मिलियन यूज़र्स थे, ठीक है। और उसने कहा था कि मैं 1 बिलियन के लिए जो है वो 30 मिलियन यूज़र जो हैं वो एक्वायर करूँगा। और जब 2018 में जो वैल्यू थी इंस्टाग्राम की वो और ज़्यादा 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई थी। जैसे कि जब उन्होंने डील की थी 2012 में, उसके अकॉर्डिंगली 2018 में उसकी और ज़्यादा 100 टाइम्स उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गई थी जब उसने एक्वायर कर लिया था उसे। अब हम इसमें देखेंगे कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो किस तरह से यूज़ हुआ भी है इसमें कि नहीं हुआ। इस जब इसने एक्वायर किया था फेसबुक ने कौन सी उसने टेक्निक यूज़ की थी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बारे में। तो जो इंस्टाग्राम है ना वो लिस्टेड नहीं था स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, जब अभी एक्वायर नहीं किया फेसबुक ने, लेकिन एक्वायर करने से पहले जो इंस्टाग्राम था ना वो अभी लिस्टेड नहीं था स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये था कि उसकी जो फाइनेंशियल डाटा था वो अवेलेबल नहीं था। तो ऑब्वियसली जब हम लोगों ने कैश फ्लो के प्रेजेंट जो कैश फ्लो होता है उसको देख के आपने फ्यूचर कैश फ्लोज देखने होते हैं कि क्या वैल्यू होगी फ्यूचर में, तो हम इस कंपनी को एक्वायर करें। तो तब उनके पास वो उनका कैश फ्लोज की इंफॉर्मेशन नहीं थी
क्योंकि वो लिस्टेड नहीं था, तो इस वजह से उनने ये टेक्निक नहीं यूज़ की थी। और ये जो डिस्काउंटेड, क्योंकि इसके लिए आपको कैश फ्लोज का डाटा चाहिए होता है। और उसके बाद क्योंकि इनकी डिटेल बिल्कुल भी नहीं थी फ्यूचर, क्योंकि उन लोगों ने फ्यूचर प्रोजेक्शंस जब करने हैं एक्वायर करने के लिए, तो इन लोगों ने ये वाली टेक्निक नहीं यूज़ की थी। ओके। कंपनी एनालिसिस क्या होता है? कॉर्पोरेट कंपनी एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो आर्टिकल में इंस्टाग्राम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया था, इस आर्टिकल में हम एक्सप्लेन करते चलें कि सीसीए कैसे यूज़ होता है, मींस कॉर्पोरेट कंपनी एनालिसिस कैसे यूज़ हुआ है। इसमें एक स्ट्रेटेजी यूज़ हुई है ड्यू डिलिजेंस के नाम से। इस ड्यू डिलिजेंस का मतलब है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट का डिटेल इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस करना जो किसी बिजनेस को एक्वायर करने या उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले होता है। इसका गोल होता है कि बायर को बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ और रिस्क के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। इस प्रोसेस में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, डेब्ट्स, लायबिलिटीज, एसेट्स और रेवेन्यू को थ्रूली चेक किया जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट इसके 5 स्टेप्स हैं जिसमें हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। स्टेप 1 है सिलेक्शन ऑफ कंपेरेबल कंपनीज। स्टेप 2 आइडेंटिफाइंग रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Step 3 determine key financial statistics, ratio and multiples. Step 4 benchmark the comparable companies. And step 5 determine the valuation of target firm. First step, Facebook evaluate, Instagram evaluation means कि selection of comparable companies को Facebook ने कैसे evaluation की थी। उसमें ये बताया गया है कि जो Instagram थी उसके पास कोई रेवेन्यू नहीं था ड्यूरिंग द मर्जर एंड एक्विजिशन, और वो लिस्टेड भी नहीं थी स्टॉक एक्सचेंज में, जिसकी वजह से हम Instagram की वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ evaluate कर सकते हैं थ्रू फंडामेंटल वैल्यूज और एंटरप्राइज वैल्यू जो कि बेस करती है डेप्ट और इक्विटी पर। उसके बाद हमारे पास जो फंडामेंटल वैल्यूज होती है वो एक कोर बिजनेस और एसेट्स की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, और जो एंटरप्राइज वैल्यू वो कंपनी की टोटल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है जो एक्विजिशन के लिए कंसिडर की जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आइडेंटिफाइंग रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें ये बताया कि इंस्टाग्राम के पास, जैसा कि फर्स्ट स्टेप में हमने बताया कि उनके पास कोई रेवेन्यू नहीं था और वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी नहीं थे, जिसकी वजह से हम सिर्फ अज्यूम करते हैं उसकी वैल्यू को ड्यूरिंग मर्जर एंड एक्विजिशन। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है डिटरमाइन की फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद हमने ये चेक करते हैं कि कंपनी जब फेसबुक को बाय किया था तो उसकी नीड क्या थी। ठीक है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो थे एसेट्स, डेब्ट, सेल्स, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू और डेब्ट इक्विटी रेशियो और एबिटडा ये कलेक्ट करके उन्होंने फाइनेंशियल फार्मूला लगा के फ्यूचर की वैल्यू का आइडिया लगा सकते थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बेंच मार्क द कंपेरेबल कंपनीज। उन्होंने जब कंपेयर किया 5 रिस्पेक्टिव डील्स, उन्होंने 5 कंपनीज का कंपेरेबल किया जिसमें कंपनीज थी जैसे फेसबुक थी। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया था, उसकी टाइम थी 2012 में उसने एक्वायर किया था, और जो उनकी डे वैल्यू थी वो 1 बिलियन पर थी, और जो उनकी टारगेट यूजर्स थे वो 30 थे, और जो उनकी प्राइस यूजर्स थे वो भी 30 थे। जैसे याहू ने जियो सिटीज को किया था, स्काइप ने eBay को किया था, गूगल ने यूट्यूब को किया था, याहू ने broadcast.com को किया था। इस तरह उन्होंने टारगेट के फिल्म को सिमिलर कंडीशंस, और उन्होंने जो उनकी वैल्यू थी टारगेट कंपनी, जैसे इंस्टाग्राम की उनकी टारगेट कंपनी थी उसकी वैल्यू थी $28.3 थी, लोएस्ट पर प्राइस पर थी, और जो उनकी फिर उन्होंने पर शेयर एज पर द ट्रांजैक्शन मल्टीपल्स थे उसकी 37.6 पर डॉलर थी। और जब उन्होंने एक्वायर किया इंस्टाग्राम को तो उनकी जो ऑफर थी इंस्टाग्राम के लिए वो $30 पर शेयर थी। उसके बाद हमारे पास स्टेप 5 आ जाता है कि डिटरमाइन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टारगेट फ्रेम्स। इसमें बताया हुआ है कि फेसबुक आईएनसी ने इंस्टाग्राम आईएनसी को लगभग 715.3 मिलियन में एक्वायर किया। ये डील अप्रैल 9 2012 को अनाउंस की और सितंबर 6 2012 को कंप्लीट हुई। फेसबुक ने ये एक्विजिशन अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से पहले की। उस वक्त इंस्टाग्राम एक फास्ट ग्रोइंग मोबाइल एप्लीकेशन थी। ये फेसबुक का सबसे बड़ा एक्विजिशन था और उस वक्त की सबसे
बड़े इंटरनेट कंटेंट डील्स में से एक था ये। कंपनी एंड एसेट वैल्यूएशन। कंपनी एंड एसेट वैल्यूएशन मींस कंपनी और एसेट वैल्यूएशन का मेन फोकस होता है मल्टीपल कंपैरेबल मेथड को यूज करके इंस्टाग्राम के फाइनेंशियल को सेम इंडस्ट्री की कंपनीज और यूजर्स और एसेट्स के साथ कंपेयर करना। ये कैसे अप्लाई होता है ये हम नेक्स्ट इसके सब पॉइंट्स में आपको बताएंगे। फर्स्ट इसका सब पॉइंट है एसेट वैल्यूएशन बेस्ड ऑन यूजर्स मींस इंस्टाग्राम के पास एक्विजिशन के टाइम रेवेन्यू नहीं था, जैसा कि हमने ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया, इसीलिए एसेट वैल्यूएशन एक्टिव यूजर्स के नंबर के बेसिस पर की गई। इंस्टाग्राम का वैल्यूएशन डॉलर पर शेयर यूजर्स के हिसाब से किया गया क्योंकि फेसबुक अपने यूजर्स को 2012 में $100 पर यूजर पर बेस करता था। इस कैलकुलेशन से इंस्टाग्राम की एस्टिमेटेड प्राइस वैल्यू $0.9 बिलियन हुई बेस्ड ऑन 30 मिलियन यूजर्स। पॉइंट है हमारे पास कंपनी वैल्यूएशन यूजिंग मार्केट कंपेरेबल इसमें उन्होंने ये बताया है कि जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया उन्होंने मल्टीपल कंपेरेबल मेथड्स यूज करता है इंस्टाग्राम को सेम इंडस्ट्री के मर्जर एक्विजिशन की डील के साथ कंपेयर करने के लिए। मार्केट मल्टीपल्स मतलब कि जैसे कि प्राइस टू बुक वैल्यू और एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटडा को यूज करके इंस्टाग्राम की वैल्यू की एस्टिमेट की गई थी। वैल्यूएशन कैलकुलेशंस मीन वैल्यूएशन कैलकुलेशन करते टाइम इंस्टाग्राम के एसेट जैसे यूजर सेल्स और डेप्थ कंसिडर किए गए। डिफरेंट मेथड्स यूज की गई जैसे प्राइस पर यूजर फेसबुक के यूजर्स वैल्यूएशन के साथ कंपेयर करके थी प्राइस अर्निंग पर शेयर मल्टीपल्स अर्निंग्स की बेसिस पे, फिर प्राइस बुक वैल्यू मतलब कि बुक वैल्यू की बेसिस पे, फिर ईवी एबिटा मल्टीपल्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और ऑथोराइजेशन की बेसिस पर किए गए थे। रेंज ऑफ वैल्यूएशन का क्या मतलब है? रेंज ऑफ वैल्यूएशन क्या है कि इंस्टाग्राम की वैल्यूएशन का रेंज कैलकुलेट करता है डिफरेंट मल्टीपल्स की बेसिस पे। इसमें फर्स्ट आ जाता है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स। इसमें हमारे पास $28.3 से $37.6 पर शेयर था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है जिसका कंपनी की स्टॉक प्राइस को उसके अर्निंग के साथ कंपेयर करता है। अब इसका फॉर्मूला अगर हम देख लें तो स्टॉक प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स। इसकी जो प्राइस थी वो $31.5 पर शेयर थी। अब ये भी एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है जो कंपनी की स्टॉक प्राइस को उसकी बुक वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है। इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर का जो फॉर्मूला है वो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। अगर प्राइस बुक वैल्यू की एक से कम है रेशो तो इसका मतलब है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है। ये मार्केट को लगता है कि कंपनी की एसेट्स उतनी वैल्यू नहीं रखते। अगर रेशो एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि मार्केट को लगता है कि कंपनी के एसेट्स की वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा है ग्रोथ एक्सपेक्टेशन या स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू की वजह से। अगर इसका यूज़ देखा जाए वैल्यूएशन का मर्जर एक्विजिशन की डील में तो प्राइस बुक वैल्यू मल्टीपल्स का यूज़ सिमिलर कंपनीज के साथ कंपैरिजन करने के लिए होता है। अगर एक कंपनी की प्राइस बुक वैल्यू रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज से हाई या लोअर हो तो वैल्यूएशन और डील प्राइसिंग में इसको कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल आगे अगर हम एक एग्जाम्पल देते चलें तो अगर एक कंपनी का शेयर जो है प्राइस वो $50 है और उसकी बुक वैल्यू पर शेयर $25 है तो अगर हम 50/25 को करते हैं डिवाइड तो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर कंपनी की एसेट्स की वैल्यू का 2x करने को तैयार है। नेक्स्ट आगे हमारे पास आ जाता है ईवी एबिटा मल्टीपल। इसकी थी $37.6 पर शेयर। इसका मतलब है कि एंटरप्राइज वैल्यू टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेशन एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन रेशियो की एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स है जो किसी कंपनी के ओवरऑल वैल्यू एंटरप्राइज वैल्यू को उसके ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी एबिटा के साथ कंपेयर करता है। इसका है एबिटा डिवाइड बाय फॉर्मूला है एबिटा डिवाइड बाय एंटरप्राइज वैल्यू। इस मेथड से मेरी इंस्टाग्राम के यूजर बेस और ब्रांड वैल्यू की वैल्यू एस्टिमेट की जाती है। आगे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है फाइनल डील वैल्यूएशन। फाइनल डील वैल्यूएशन मीन्स कि एंड में जो फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में एक्वायर किया जो
जो कि इन वैल्यूएशन मेथड से ड्राइव रेंज के अंदर था। आगे जो इस केस स्टडी जो हमने लिंक की है, इससे जो क्वेश्चंस रेज होते हैं वो है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ दिस केस स्टडी। इस केस स्टडी का मेन फोकस क्या है? ये केस स्टडी फेसबुक का इंस्टाग्राम को एक्वायर करने का प्रोसेस और वैल्यूएशन एक्सप्लेन करता है। आगे जो सेकंड क्वेश्चन रेज होता है वो ये है कि व्हाई आर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस। मर्जर एक्विजिशन से बिजनेसेस ग्रो करते हैं, कंपटीशन कम होता है और मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है। इसीलिए इंस्टाग्राम को फेसबुक ने एक्वायर किया था, क्योंकि वो अपने कंपेटिटर्स नहीं चाहते और अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहते थे। That's why they acquired the Instagram. Again, third question रेज होता है कि what was the main reason Facebook decided to acquire Instagram? Facebook ने Instagram को एक्वायर इसलिए किया था कि कंपेटिटर्स ना ले सकें, यंग यूजर्स अट्रैक्ट हों और फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूजर बेस मिले। और फोर्थ इसमें जो होता है क्वेश्चन रेज वो ये है कि व्हाई इज इंस्टाग्राम कंसिडर्ड अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस एंड इन्फ्लुएंसर्स। इंस्टाग्राम ब्रांडिंग, मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर्स कैंपेन के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये विजुअली अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव है। दैट्स व्हाई। थैंक यू।